नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। वेस्ट एशिया की तरफ इंडिया की नई अप्रोच से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो लगातार फ्रॉड्स सामने आ रही हैं इससे संबंधित। इसके बाद तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस और चौथा आर्टिकल सर्विस चार्ज से संबंधित इशू के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की नई वेस्ट एशिया अप्रोच से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, इस हफ्ते बाइडेन जो है यूएस के राष्ट्रपति, वो वेस्ट एशिया की यात्रा पर आ रहे हैं और वेस्ट एशिया की यात्रा पर आने के बाद 4 देशों का एक समिट ऑर्गेनाइज होगा, वर्चुअल समिट, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और कौन से वो 4 देश हैं? फोरम I2U2। आपके मन में आया होगा ये कौन सा फोरम है, ये तो हमने सुना नहीं आज तक। देखो, आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में 4 देश एक साथ आए हैं ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, उसी प्रकार से वेस्ट एशिया में भी 4 देश अब एक साथ आ रहे हैं। वेस्ट एशिया का क्वाड। कौन से 4 देश? इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई, यानी I 2 बार और U 2 बार, I2U2। ये है नया फोरम। इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पहले मुलाकात की थी। अब इन 4 देशों के ये जो प्रीमियर्स है ना, यानी कि टॉप लीडर्स, वो आपस में मुलाकात करेंगे। तो आप कह सकते हो ये एक नई शुरुआत है, एक नए ग्रुप के फॉर्मेशन की। देखो, सिग्निफिकेंट चीज ये है, इन 4 देशों में इंडिया के बाकी 3 देशों के साथ में रिलेशन ट्रेडिशनली उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। ट्रेडिशनली मतलब आजादी के बाद। आप एग्जाम्पल देखिए इजराइल का। सबसे पहले इजराइल आजाद हुआ 1950 में। हालांकि इंडिया उन चुनिंदा देशों में था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया 1950 में, बट इंडिया ने उस समय इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए। रीजंस काफी थे, क्योंकि महात्मा गांधी को भी यह लगता था कि इजराइल के लिए अलग से देश बनाना, क्योंकि वो धरती जो है वो पैलेस्टीन की है। तो महात्मा गांधी को यह लगता था कि माना ज्यूज के साथ गलत हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन अब उनको पैलेस्टीन की जमीन देना यह वैसा ही है, एक गलत को करने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। यह महात्मा गांधी की सोच थी। इसलिए हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, इंडिया ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया इजराइल को, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए। और बहुत सारे रीजंस थे वैसे क्यों नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। डर यह भी था जैसे हमारे जो डोमेस्टिक मुस्लिम्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। दूसरा, जो अरब कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, ये गल्फ कंट्रीज जिनका इजराइल के साथ युद्ध हुआ था, इनके नाराज होने का डर था इंडिया को। इसलिए इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट किया। बट देखो, धीरे धीरे इंडिया को धक्का लगा। जैसे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये स्टैब्लिश हुई 1960s में, लेट 1960s में। इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं किया गया और इंडिया में इतने सारे मुस्लिम्स थे उस समय, तो इंडिया को धक्का लगा कि इतने सारे मुस्लिम्स होने के बावजूद हमको OIC में शामिल नहीं किया गया है। काफी सारे वार हुए, जैसे चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। OIC के मेंबर कंट्रीज ने इंडिया का साथ नहीं दिया। तो इंडिया को धीरे धीरे ये बात रियलाइज होने लगी, जहां एक तरफ ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल एक ऐसा देश है जिसने 1962 के चाइना वार के दौरान इंडिया का साथ दिया और बाद में 1999 में भी दिया था। लेकिन उससे पहले ही 1992 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए इजराइल के साथ 1992 में, यानी काफी सालों के बाद। 1950 में बना था इजराइल और बनने के 42 ईयर्स के बाद इंडिया ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए। लेकिन असल जो कोऑपरेशन है इजराइल के साथ स्टार्ट हुआ जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2003 में पहली बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए
और उसके बाद फिर यूपीए की सरकार आ गई। यूपीए की सरकार के दौरान देखो इजराइल के साथ दोस्ती तो धीरे धीरे इंक्रीज होती रही, लेकिन इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस समय, वो इजराइल की यात्रा पर नहीं गए और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी भारत की यात्रा पर नहीं आए, क्योंकि यूपीए को वही डर लगता था जो नेहरू को लगता था आजादी के बाद कि इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत किए तो डोमेस्टिक मुस्लिम्स की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और गल्फ कंट्रीज भी नाराज हो जाएंगे। इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिचुएशन को समझ लिया था कि आज वो समय नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज बहुत सारे इवन गल्फ के कंट्रीज यानी मुस्लिम कंट्रीज भी इजराइल के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जैसे टर्की देखो, टर्की पॉलिटिकल इस्लाम का चैंपियन है, यानी मुस्लिम्स की आवाज को बुलंद करने का दावा करता है टर्की ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करके रखे हैं इजराइल के साथ 1949 से ही। इजिप्ट ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए इजराइल के साथ 1980 में, और ट्रंप जब राष्ट्रपति थे ना यूएसए के, तो उसमें अब्राहमिक अकॉर्ड के बाद यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन देशों ने भी इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया, फॉर्मल बना लिया 2020 में। यानी पहले रिश्ते थे नहीं, लेकिन रिश्ते इस्टैब्लिश हो गए 2020 में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ना इस दौरान ना सिर्फ इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, बल्कि उसी इंटेंसिटी, उसी एनर्जी के साथ गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया। यूपीए को यह लगा करता था राइटर के अनुसार कि इजराइल और यूएई ये हमेशा आमने सामने रहेंगे, मतलब गल्फ कंट्रीज की इजराइल के साथ बन ही नहीं सकती, कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती, ऐसा यूपीए को लगा करता था। लेकिन देखो वो जो नैरेटिव था ना वो गलत साबित हुआ। आज इजराइल और यूएई की दोस्ती भी धीरे धीरे बढ़ रही है और इंडिया की दोस्ती दोनों के साथ बढ़ रही है। यूएई की मैं बताता हूं आपको। शुरू में ना आजादी के बाद में इंडिया ने यूएई, सऊदी अरेबिया, इन गल्फ कंट्रीज से ना तेल वगैरह इंपोर्ट करना स्टार्ट किया 1970s से, और हमारा बहुत से जो वर्कर हैं इन देशों में जाने लगे काम करने के लिए, हमें इन देशों से बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी मिलने लगी। बावजूद इसके ना इंडिया को थोड़ा सा डर लगता था कि ये जो मोनार्की है ना यूएई, सऊदी अरेबिया, ये प्रो पाकिस्तान है। इसी वजह से किसी भी इंडियन पीएम ने विजिट नहीं किया सऊदी अरेबिया में 1982 से लेकर 2010 के बीच में, और यूएई में विजिट नहीं किया किसी भी इंडियन पीएम ने 1981 से लेकर 2015 के बीच में। बट देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ एनर्जी इन्वेस्ट की इन देशों के साथ में, गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्तों को इंप्रूव करने में, बल्कि बहुत सारी हाई प्रोफाइल विजिट्स भी हुई। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 4 बार अपने 10 साल के कार्यकाल में 4 बार गए थे वेस्ट एशिया की यात्रा पर। उसमें से 2 बार तो वो नॉन अलायंस समिट यानी नैम का समिट अटेंड करने गए थे। वो यूएई नहीं गए, लेकिन यूएई की जो इंपॉर्टेंस थी वो इंडिया के लिए बढ़ती जा रही थी। बट इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 4 बार तो यूएई की यात्रा पर जा चुके हैं अपने 8 साल के कार्यकाल में। यूएई के साथ में अब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका नतीजा यह निकला, जैसे कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया तो उस समय यूएई ने इंडिया का साथ दिया, समझ गए। तो यह फायदा होता है एनर्जी के साथ जब हम इन गल्फ कंट्रीज के साथ हमने एंगेज किया। अब देखो एक और बदलाव जो इंडिया की सोच में आया है वो ये है, आजादी के बाद ना इंडिया को यह लगा करता था कि वेस्ट एशिया में यूएस की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की इंटरफेरेंस वेस्ट एशिया में ये एक प्रॉब्लम है। बट देखो आज ऐसा नहीं है। इंडिया के विरोध के बावजूद यूएसए ने गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। ये सऊदी अरेबिया, यूएई आज भी यूएसए के अलाइ कंट्रीज हैं। लेकिन देखो अब ना इंडिया इस सोच को छोड़ रहा है। वेस्ट एशिया में एक ग्रुप में शामिल होना, पहले देखो इंडिया किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ करता था। इंडिया नैम जैसे ग्रुप्स का लीडरशिप रोल प्ले किया करता था, बट अब इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड में शामिल होने का निर्णय लिया, और वेस्ट एशिया में भी I2U2 एक नया ग्रुप इमर्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है इंडिया की जो पहले सोच हुआ करती थी एंटी वेस्टर्न, कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपनी मनमानी करती हैं, वो अपनी इंटरफेरेंस करती हैं दूसरे देशों में, दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को वायलेट करती हैं, वो सोच अब इंडिया की खत्म हो रही है। बल्कि अब इंडिया खुद
वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रहा है अलग अलग रीजन्स में। जैसे यूएसए के साथ मिलकर काम कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और यूएसए के साथ मिलकर काम कर रहा है वेस्ट एशिया में। तो यही है इंडिया की न्यू वेस्ट एशिया अप्रोच। अगर आपको डाउट हो कि आर्टिकल का जो टाइटल था कि इंडिया की नई वेस्ट एशिया अप्रोच क्या है, यही इंडिया की नई वेस्ट एशिया अप्रोच है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन बैंकिंग में लगातार सामने आ रहे फ्रॉड्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो साल है ना 2022 का, ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मतलब आजादी को मिले 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसी साल में दुखद बात यह है, आजाद भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आया 35,000 करोड़ का। DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी ने ना बैंक्स के एक कंसोर्टियम से, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, बैंक्स के एक ग्रुप से 35,000 करोड़ रुपए लोन लिए, और वो भी फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन से। यानी इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जानबूझ के एग्जैजरेट करके दिखाया फर्जी ट्रांजैक्शंस की सहायता से, ताकि इनको लोन मिल सके। इसके अलावा इसी साल फरवरी में ABG शिपयार्ड लिमिटेड, सूरत की कंपनी है, इन्होंने भी गलत तरीके से 23,000 करोड़ का लोन लिया, बाद में डिफॉल्ट हो गई। लोन लेके गलत तरीके से इन्होंने लोन का इस्तेमाल किया और लोन नहीं चुका सकी। देखो, बैंक सिस्टम जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी की ना बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। हम सब लोग यानी आम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं। बैंकों की जिम्मेदारी होती है उस पैसे का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, लोन से पैसा कमाना। बट अगर फर्जी तरीके से लोन दे दिया जाता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, और वो बाद में वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो पैसा किसका जाता है? आम लोगों का। अब आप बोलोगे आम आदमी को अपनी जेब से तो नहीं भरना पड़ता। अरे मान लीजिए सरकार ने बैंकों को पैसा दिया, कैपिटलाइजेशन किया, वो पैसा भी तो आम आदमी का है ना। सरकार कौन सा घर से देती है, वो भी तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ये सारा नुकसान जो होता है वो आम आदमियों का होता है, कॉमन मैन का होता है। और दूसरा देखो, जब बैंकों के द्वारा दिया गया बैड लोन मतलब सोच समझ के लोन नहीं दिया, बाद में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील हो गया, लोन वापस नहीं आ रहा है, तो इससे बैंकों को कितना नुकसान होता है सोच के देखिए। एक तो उनके पास पैसा खत्म हो गया दूसरों को लोन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बैड लोन दे दिया। अगर वही लोन किसी अच्छे कंपनी को, जरूरतमंद को दिया जाता वास्तव में, तो वो अच्छा काम करता, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। समझ रहे हो? दूसरा, बैंकों का प्रॉफिट मार्जिन भी तो खत्म हो गया ना। जब इस प्रकार से लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील हो जाता है, यानी बैंकों का प्रॉफिट खत्म हो गया, फिर बैंक क्या करते हैं, कॉमन मैन के जो अकाउंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे अकाउंट्स, उन पर फर्जी की फीस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पैसा जमा कराने पर फीस, ATM पर पैसा निकलवाने पर फीस। मतलब नुकसान हुआ कॉर्पोरेट ग्रुप से। उनको जो लोन दिया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील हुआ। लेकिन अब बैंकों के ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए, वो प्रॉफिट फिर निकाला जाता है छोटे छोटे अकाउंट होल्डर से। इतना नुकसान होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब बढ़ता है। देखो, RBI का डेटा है जो बोलता है 34% ऐसे जो स्कैम्स है ना, वो या तो इनसाइड वर्क के कारण होते हैं, मतलब बैंक के अंदर ही जो जूनियर लेवल की मैनेजमेंट है या फिर मिड लेवल की मैनेजमेंट है, उन्होंने रिश्वत खा के जानबूझ के गलत ढंग से लोन दे दिया। उन्होंने सही ढंग से इवेल्युएट नहीं किया कि जिसको वो लोन देने जा रहे हैं वास्तव में वो डिजर्व भी करता है या नहीं करता। नहीं, उनको रिश्वत चाहिए थी, उन्होंने अपनी रिश्वत ली और लोन सैंक्शन कर दिया। तो 34% जो स्कैम होते हैं ना, वो इनसाइड वर्क के कारण होते हैं। और देखो एक और चीज, दिक्कत ये बैंक फ्रॉड की सिर्फ इंडिया में नहीं है, दूसरे देशों में भी है। हमारे इंडिया से संबंधित एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, RBI के द्वारा ये रिलीज की जाती है। दिसंबर 2021 में जो रिलीज की गई थी ना, उसके अनुसार बैंकों का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, सितंबर 2021 में था 6.9%, सितंबर 2022 में बढ़ के हो जाएगा 8.1%, और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रोस NPA बढ़ के हो जाएगा 9.5%। जो ये फ्रॉड्स होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसको आप 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने जानबूझ के फ्रॉड कर दिया,
जैसे चंदा कोचर है ना, वो आईसीआईसीआई की हेड थी, उन्होंने अपने हस्बैंड की कंपनी वोडाफोन नहीं, वीडियोकॉन को लोन दिलवा दिया था। दूसरा आउटसाइडर मतलब जैसे ये दीवान वाली कंपनी है, इन्होंने फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स रख दिए सामने बैंक के, देखो हम डिजर्व करते हैं, लोन लेने के लिए गलत ढंग से ट्रांजैक्शंस दिखा दी, झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ये होते हैं आउटसाइडर फ्रॉड। इसके बाद नेक्स्ट है इनसाइडर मतलब लोअर लेवल की मैनेजमेंट के द्वारा या फिर मिड लेवल की मैनेजमेंट के द्वारा फ्रॉड कर दिया रिश्वत लेके। और सबसे लास्ट में है इनसाइडर एंड आउटसाइडर, यानी दोनों ने मिलकर फ्रॉड कर लिया। ज्यादातर जो फ्रॉड सामने आते हैं वो इनसाइडर एंड आउटसाइडर के द्वारा मिलकर सामने आते हैं, दोनों की मिलीभगत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, बैंक ना लोन देके भूल जाते हैं। जैसे 35,000 करोड़ का लोन दिया इतने सारे बैंकों ने मिलके, अरे भैया उसके बाद आप मॉनिटर तो करो ना, हमने जो लोन दिया है उसको ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या सिचुएशन है। अगर ठीक से बैंक लोन को मॉनिटर करते रहे ना, तो देखो उन्हें पता लग जाएगा, अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि देखो लोन नहीं दिया जा रहा है, मतलब जिस पर्पज के लिए हमने लोन दिया था उस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनसे जल्द वसूल लिया जाए वापस। नहीं, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती, लोन देके बैंक भूल जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल में यह बोला जाता है 70% जो ये बैड लोन होते हैं ना, मतलब 70% ऐसे लोन जो वापस नहीं आ पाते बैंकों के पास, वो कॉर्पोरेट लोन होते हैं। और रिटेल लोन सिर्फ 4% होते हैं। रिटेल लोन मतलब जैसे कार लोन है, होम लोन है, इंडिविजुअल कस्टमर को बैंक देते हैं, इनमें से सिर्फ देखो छोटे कस्टमर सिर्फ 4% वापस नहीं आ पाते। वो भी बेचारा कोई गरीब होता है, कई बारी पैसा नहीं बन पा रहा है तो कार की किस्त नहीं दी या फिर घर की किस्त नहीं दे पाया, अदरवाइज सारे दे देते हैं ऑलमोस्ट छोटे कस्टमर्स जो होते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन जाता है ना, उसमें से 70% मतलब टोटल जितना वापस नहीं आता ना बैंकों के पास उसमें से 70% तो इन्हीं कॉर्पोरेट ग्रुप्स को जाता है। और छोटे रिटेलर्स को, छोटे कस्टमर्स को जब बैंक लोन देते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने लोन लिया था घर के लिए, इतने ज्यादा जो पेपर वर्क होता है, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं, गारंटर भी लेते हैं, प्रॉपर्टी के कागज भी गिरवी रखते हैं, तब जाके वो लोन देते हैं। लेकिन बड़े कस्टमर्स होते हैं, जैसे ये दीवान कंपनी है, इसको 35,000 करोड़ का लोन दे दिया विभिन्न बैंकों ने, सोचा समझा भी नहीं, पता नहीं उनके साथ इतना पेपर वर्क, इतना ज्यादा पूछताछ की भी होगी, छानबीन की भी होगी या नहीं की होगी, करते होंगे। अगर देखो ब्राइब ली है तो जाहिर तौर पर फॉर्मेलिटी की होगी, अदरवाइज उन्होंने फिर मूर्ख बनाया है बैंक वालों को। कोई भी सिचुएशन हो, बैंक वालों को इतना तो देखो कॉम्पिटेंट होना ही चाहिए ना, इतने हजारों करोड़ का लोन दे रहे हैं, ढंग से पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई करें, ढंग से इतनी बड़ी कंपनी को वेरीफाई करें, कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। खैर आगे चलते हैं इसी आर्टिकल में। बैंकों को देखो ड्यू डिलीजेंस बरतना चाहिए ताकि इस प्रकार के फ्रॉड जो हैं वो सामने ना आए। ये भी देखना चाहिए बैंकों को कि जिन कंपनीज को वो लोन दे रहे हैं, क्या उन्होंने ऑलरेडी विदेशों से लोन लिया है, बकाया है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है ना, वो है बैंकों का, लेकिन दिक्कत ये है वो इंप्लीमेंट नहीं करते, और बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा जो स्टेप्स है ना वो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे राइटर एक चीज सजेस्ट करते हैं, सिबिल स्कोर देखा जाता है बोरोवर का। ये हमको भी पता है कि लोन लेने से पहले बैंक सिबिल स्कोर चेक करते हैं, ये कोई नया सजेशन तो है नहीं। उसके बाद में कुछ सजेशंस नए हैं, जैसे इंटरनल रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए बैंकों के अंदर, जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लोन सैंक्शन करने से पहले उस प्रोजेक्ट को रेटिंग दे कि ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है, कितना सफल हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। लैंडिंग और रिकवरी डिपार्टमेंट जो है, लैंडिंग डिपार्टमेंट मतलब जो ये तय करता है लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और रिकवरी डिपार्टमेंट लोन फेल होने के बाद वसूली करता है। दोनों डिपार्टमेंट्स की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होनी चाहिए, मतलब जिन लोगों ने लोन दिया है, आपने क्या सोच के लोन दिया था, उनकी जांच होनी चाहिए, क्या उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया या फिर नहीं किया। मतलब डिस्क्रिशन जो है ना कम से कम होनी चाहिए। देखो ये बात जरूरी है, मतलब ये बात कड़वी सच्चाई है कि डिस्क्रिशन थोड़ी बहुत देना तो जरूरी होता है। हर काम आप कंप्यूटराइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अधिकारियों को, जिन अधिकारियों को डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करना है ना, उनके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस आधार पर आपको डिसीजन लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के समय में, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट बात वही आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना आप डेटा तो कलेक्ट कर लोगे,
लेकिन उस डेटा को फाइनली एनालाइज करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल टॉप लेवल पर, तो वहां पे भी डिस्क्रिप्शन आ जाता है। लास्ट में ये बोला जाता है कि देखो लोन ऑफर करना खराब नहीं है, बट लोन ऑफर करने के बाद भूल जाना ये खराब चीज है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए ताकि लोन डिफॉल्ट होने से पहले ही पता लग जाए बैंकों को। हर एक क्वार्टर में यानी हर एक 3 महीने के बाद में फ्रॉड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ लोन रिकवरी प्रोसेस भी इंप्रूव होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड भी हो जाती है तो रिकवरी जल्दी से हो सके, कम से कम जितना पैसा वापस आ सकता है उतना जल्दी से आ जाए। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट ये है, 7 जुलाई को ना भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। क्या मौका था? मौका था G20 ग्रुप में जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी बाली में, इंडोनेशिया में। तो उसी मौके पे भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों ने भी आपस में अलग से मीटिंग कर ली। इससे 4 महीने पहले चाइना के विदेश मंत्री इंडिया की यात्रा पर आए थे। मतलब देखो इन मुलाकातों का साफ है, दोनों देशों को यह लगता है कि अभी जो रिश्ते खराब है ना, कम से कम इस स्टेटस पर रिश्ते खराब नहीं रहने चाहिए, रिश्ते इंप्रूव होने चाहिए। दोनों देशों को यह लगता है, बट सिर्फ इतना लगता है, चाइना एलएसी पर विवाद सुलझाने को तैयार नहीं है। आपको पता है अप्रैल 2020 में चाइना के जो ट्रूप्स हैं एलएसी को पार करके काफी सारे पॉइंट्स पर आगे आ गई थी, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स पर। तो देखो 3-4 पॉइंट्स पर तो वापस जा चुकी हैं, कुछ पॉइंट्स पर चाइना की फोर्सेस अभी भी आ गए हैं। जैसे देखो देपसांग, डेमचोक, पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी चाइना के ट्रूप्स एलएसी पर इंडिया की साइड आगे हैं। और अप्रैल 2020 से पहले वाली सिचुएशन को लाने के लिए चाइना तैयार नहीं है। 15 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। 15वें राउंड की जब बातचीत हुई थी वो काफी समय के बाद हुई थी, और अब 16वें राउंड की बातचीत के लिए इंडिया बार बार बोल रहा है, लेकिन चाइनीज साइड जो है सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंडिया को नहीं दिया जा रहा है 16वें राउंड की बातचीत के लिए। और मौका ऐसा है, चाइना में ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अभी काफी ज्यादा आप यूं कह सकते हो उथल पुथल चल रहा है, हालांकि इतना भी ज्यादा नहीं चल रहा है। लेकिन बात यह है, जो अभी राष्ट्रपति है ना शी चिनफिंग, वो तीसरी टर्म संभालने जा रही हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि शी जिनपिंग जो है वो तीसरी टर्म संभाले। विरोध है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि कोई चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रोक सके कि वो अगली टर्म संभाले। लेकिन अगर मान लीजिए अभी चाइना इंडिया के साथ समझौता कर लेता है, अपनी फोर्सेस वापस ले जाता है, तो चाइना में यह संकेत जाएगा कि देखो भारत के आगे घुटने टेक दिए। इसीलिए ये जो टाइम है ना, इस समय कोई समझौता देखने को मिलेगा जब चाइना के राष्ट्रपति तीसरी टर्म संभालने जा रहे हैं, संभावना कम है। लेकिन देखो एक चीज है, अभी जो ये मुलाकात हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की, फाइनल जो स्टेटमेंट आई ना चाइना की तरफ से, उसमें एलएसी वर्ड का ही मेंशन नहीं किया गया। चाइना ये चाहता है एससीओ, ब्रिक्स, इन ग्रुप्स में इंडिया बढ़ चढ़ के भाग ले, इन ग्रुप्स को एनर्जी प्रोवाइड करे। ये जो ग्रुप्स है ना, एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट हैं। सोच ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं नया इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे, जबकि इंडिया जो है वो ये चाहता है रिश्ते नॉर्मल तब होंगे जब एलएसी पर स्टेटस को जो पहले था ना, मतलब अप्रैल 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी वो फिर से रिस्टोर होगी ना, तब जाके रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं चाइना जो है ना इंडिया का रिजोल्व चेक करना चाहता है, इंडिया की रिजिलियंस चेक करना चाहता है, या फिर यूं कह सकते हो इंडिया की जो एक वर्ड है जो दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब इंडिया की हिम्मत चेक करना चाहता है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोले कि इतने लंबे समय तक इंडिया सस्टेन कर पाएगा। देखो जब से विवाद हुआ है ना एलएसी पर, तब से दोनों देशों की ट्रूप्स आमने सामने हैं एलएसी पर। जितने हथियार चाइना ने जमा किए हैं उतने ही प्रोपोर्शन में इंडिया ने भी जमा किए हैं।
तो चाइना ना इंडिया का रिजोल्व चेक कर रहा है कि इंडिया कब तक सस्टेन कर पाएगा, क्या इंडिया नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करेगा कि अब चाइना बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है इंडिया के कंपैरिजन में। अगर इंडिया ने घुटने टेक दिए तो चाइना की ये जो हरकतें हैं ना वो भविष्य में भी देखने को मिलेंगी, इसीलिए इंडिया किसी भी सेंस में चाइना से दबना नहीं चाहता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद लास्ट आर्टिकल सर्विस चार्ज से संबंधित नई गाइडलाइंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ना 5 गाइडलाइंस जारी की कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए। सर्विस चार्ज से संबंधित ये गाइडलाइंस हैं। देखो एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ना जो आपका फाइनल बिल होता है ना उसमें सर्विस चार्ज को भी वसूल लिया जाता है आपसे, जबकि वो सर्विस चार्ज ना वैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको बताते नहीं है कि ये सर्विस चार्ज है, आपकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है आप इसे देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। बस वो वसूल लेते हैं फाइनल बिल में ऐड करके, टैक्सेस एंड अदर एक्स्ट्रा ऐसा कुछ जो कैटेगरी होती है ना उसमें उस सर्विस चार्ज को डाल दिया जाता है। लेकिन अब इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए 5 गाइडलाइंस जारी की गई हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। सबसे पहली चीज, बिल में ऑटोमेटिकली ऐड नहीं किया जाएगा सर्विस चार्ज। दूसरा, किसी और नाम से भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा सर्विस चार्ज। कस्टमर को आपको बताना होगा कि ये जो चार्ज है वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है, आप इसे देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि सर्विस चार्ज अगर कस्टमर देता है तो उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज नहीं की जाएंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब ऐसा नहीं कि सर्विस चार्ज दोगे तो हम आपकी टेबल पे खाना ला के देंगे, अगर सर्विस चार्ज नहीं दोगे तो सेल्फ सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट, इसे फूड बिल में ऐड नहीं किया जा सकता या फिर टोटल अमाउंट पे जो जीएसटी लगी है ना उसके अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि रेस्टोरेंट्स के द्वारा जबरन ये सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है तो वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं एक नंबर डायल करके 1915, और वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कमीशन के पास में या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में। तो ये तो देख लो हमें बेसिक्स डिस्कस कर लिए। देखो सर्विस चार्ज किस लिए होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के द्वारा वसूला जाता है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एक्चुअली दिक्कत क्या है, हमारे देश में ना टिपिंग कल्चर नहीं है, टिप देने का कल्चर नहीं है। हमारे देश में ना कंज्यूमर्स तब टिप देते हैं जब वो सर्विस से ना वाकई खुश होते हैं, जैसे होता है ना मजा आ गया खाने में या फिर होटल की सर्विस में, तब वो टिप देते हैं। लेकिन जैसे यूएसए का एग्जांपल देता हूं, यूएसए में ना 15 to 20% जो टिप है ना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, मतलब मांग ली जाती है उनके द्वारा कि टिप दीजिए सर। जितना आपका फाइनल बिल बना है, मान लीजिए आपने कटिंग करवाई हेयर सैलून पे जाके, तो फिर $100 का बिल है, $100 का, तो $20 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टिप के तौर पे। हमारे देश में वैसा कल्चर नहीं है, टिप मांगी नहीं जाती है, कस्टमर देता है जब वो खुश होता है, सबके द्वारा नहीं दी जाती है। तो इसीलिए जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्विस चार्ज वसूलते हैं। प्रॉब्लम ये है वो बिना बताए वसूलते हैं, बताते नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, आप चाहो तो दे सकते हो, आप चाहो तो नहीं दे सकते हो। ऐसा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के द्वारा नहीं बताया जाता है कस्टमर्स को। एक और चीज, कंज्यूमर्स का ये भी कहना है, देखो जो आइटम होता है ना खाने का, जैसे आपने शाही पनीर खाया, दाल मखनी खाया, तो जो भी होटल ने अपनी सर्विस दी उस खाने के आइटम में वेटर का चार्ज भी इन्वॉल्व होता है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पे उनका चार्ज इन्वॉल्व होता है, उसी पैसों से उनकी सैलरी जाती है। तो फिर एक्स्ट्रा हम क्यों दें? यूएसए में टिपिंग कल्चर इसलिए है क्योंकि यूएसए में ना जो वेटर होते हैं ना उनका सिर्फ, उनको जो एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है ना वो सिर्फ एक टोकन सैलरी मिलती है सिर्फ, और उनकी ज्यादातर जो सैलरी आती है वो टिप से ही आती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में कम लोग टिप देते हैं, तो इसलिए मतलब वो तो सोने पे सुहागा है टिप मिलना। तो इंडिया में जब भी कोई पर्सन है बात करता है कि मुझे इस होटल में काम करना है, तो वो टिप को सोचते हुए नहीं करता है, वो सैलरी
को लेके ही अपनी एम्प्लॉयमेंट संबंधित अपॉर्चुनिटी देखता है कि मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इंडिया और यूएसए के कल्चर में थोड़ा सा ना डिफरेंस है। बट बात ये है, जो भी हो, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स, अगर सर्विस चार्ज लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कस्टमर को बता दें, देखो आप लोग हैं, मैं हूं, अगर हमें कोई बताएगा कि सर देखो ये सर्विस चार्ज है, ये हमारी सर्विस के लिए जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मना करेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके लिए ये है तो ठीक है। लेकिन कोई बताता नहीं है तो ये इलीगल प्रैक्टिस है, राइटर के अनुसार ये गलत है। अगर बताओगे तो ज्यादातर कस्टमर मना नहीं करेंगे, सिर्फ वही मना करेंगे जिनको सर्विस बहुत ज्यादा खराब लगी है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, हमने डिस्कस कर लिया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।